अभी हम पढ़ते हैं इस मैक्रो मालिक्यूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक है, वो है प्रोटीन। प्रोटीन का टॉपिक आपने सिर्फ पढ़ना है, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और प्रोटीन के अंदर जो एंजाइम आते हैं वो भी उसके अंदर इंक्लूड। कहते हैं कि सबसे पहले मैंने पॉइंट लिखा है कि प्रोटीन है क्या। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बने हुए हैं। ये आपको पता है कि पॉलीमर है अमीनो एसिड के। उसके बाद उसकी जो प्रोटीन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 10,000 डाल्टन से ज़्यादा है। कहते हैं कि इसका जो मोलर मास है वो भी कहते हैं कि देखो, अभी प्रोटीन का जो मोलर मास है ना वो 10,000 डाल्टन से ज़्यादा है, लेकिन पॉलीपेप्टाइड का जो मास है वो अप टू 10,000। सही, ये एमसीक्यूज़ इसको सिर्फ आप याद रखना, इन दोनों चीज़ों को फ़र्क। कहते हैं कि सोर्स ऑफ ये कहते हैं कि ये सोर्स है किसके लिए, फ्यूल के लिए एक सोर्स के तौर पर काम करता है। मिसाल ये ईंधन की तरह काम करता है हमारे लिए। हमारे बॉडी के अंदर 10,000 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स हैं। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की क्लासिफिकेशन हम मुख्तलिफ बेसिस पर करते हैं। कभी स्ट्रक्चर के बुनियाद पर करेंगे, कभी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर करेंगे, कभी उसको हम फंक्शन की बुनियाद पर करेंगे ना। अभी जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं प्रोटीन्स की वो है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर हम प्रोटीन की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर प्रोटीन के 3 टाइप्स है। सबसे पहले जो प्रोटीन इसे नाम देते हैं सिंपल प्रोटीन, उसके बाद कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, थर्ड वन इज डिराइव्ड प्रोटीन। अभी सिंपल प्रोटीन क्या है? सिंपल प्रोटीन वो प्रोटीन है जो सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड से बने हो या उसके डेरिवेटिव से बने हो। मिसाल वो अमीनो एसिड, मिसाल वो प्रोटीन जिसके आप हाइड्रोलिसिस कर दो, जिसको आप तोड़ो, वो तो आपको या सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड दे दें या अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स दे दे, उसे हम नाम देते हैं सिंपल प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स क्या है? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन वो प्रोटीन है जिसके साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच, उसे नाम देते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। डिराइव्ड प्रोटीन से कहते हैं डिराइव्ड प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो कॉन्जुगेटेड या सिंपल प्रोटीन से हासिल किए गए हों, डिराइव्ड हुए हुए हों, उसे हम नाम देते हैं डिराइव्ड प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर 25 से 35% मौजूद है। और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को हम कंपाउंड प्रोटीन भी कहते हैं कि सिंपल प्रोटीन के 2 टाइप्स होते हैं। एक को नाम होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, एक को नाम होते हैं स्क्लेरो प्रोटीन। अभी ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो मुख्तलिफ किस्म के हैं, लेकिन हमने उसके अंदर कुछ लिखे हैं हमारे बुक के अंदर, जो मैंने सारे इसके अंदर मेंशन किया। सिंपल प्रोटीन 2 तरह के होते हैं, एक को हम नाम देते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, एक को हम नाम देते हैं स्क्लेरो प्रोटीन। अभी इसके लिए मैंने ट्रिक यूज़ की, उस ट्रिक के ज़रिए आप इन सबको याद कर सकते हो। अभी मैंने नीचे ट्रिक दिया 3 GPa H में से भूल गए, वहाँ पे इसके अंदर लिख दें 3 GPa H। थ्री 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 जो मैंने लिखा है 3 का मतलब है कि 3G। 3G का मतलब क्या है? ग्लोबुलिन, ग्लोटिलिन्स, ग्लोबिन्स। उसके बाद पी आता है, पी का मतलब है प्रोटामाइंस, ए का मतलब है अल्बुमिन्स, एच का मतलब है हिस्टोन्स। सही। अभी स्क्लेरोप्रोटीन जो है उसके अंदर 3 तरह के आते हैं, तो बहुत ज़्यादा, लेकिन हमने 3 तरह के इसके अंदर लिखे हैं, कोलेजिन, इलास्टिन और केराटिन। उसके बाद कंजुगेटेड प्रोटीन जो एग्जांपल है वो क्या है, वो उसके लिए मैंने जो ट्रिक यूज़ किया उसके लिए पी सी एल एंड जिम। पी का मतलब है फॉस्फोप्रोटीन, सी का मतलब है क्रोमोप्रोटीन, एल का मतलब है लिपोप्रोटीन, जी का मतलब है ग्लाइकोप्रोटीन, एम का मतलब है म्यूकोप्रोटीन, आखिरी एम का मतलब है मेटालोप्रोटीन। इस तरह से आप ट्रिक यूज़ कर लो, आपको याद हो जाएंगे इजीली, वरना ऐसे आपको याद नहीं होंगे। उसके बाद डेराइव्ड प्रोटीन 2 तरह के होते हैं, एक को नाम होते हैं प्राइमरी, एक को नाम होते हैं सेकेंडरी। जो प्राइमरी उसके अंदर आते हैं कोगुलेटेड प्रोटीन्स और मेला प्रोटीन्स। उसके बाद जो सेकेंडरी प्रोटीन के लिए एक ट्रिक यूज़ करें, O4P। मतलब एक ओ का मतलब ओलिगोपेप्टाइड और 4P में सर 4P के अंदर कौन से थे? प्रोटीज, पॉलीपेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स। उसके बाद सिंपल प्रोटीन, अभी हम उसी सिंपल प्रोटीन के अंदर जो अल्ब्यूमिन था उस अल्ब्यूमिन को हम पढ़ते हैं। उसको क्या पढ़ते हैं? अल्ब्यूमिन। अभी अल्ब्यूमिन जो है ना, अभी अल्ब्यूमिन के बहुत सारे टाइप्स हैं। अगर अल्ब्यूमिन के क्या हैं? अल्ब्यूमिन के बहुत से ज़्यादा टाइप्स हैं। इसके लिए हम लोगों ने ट्रिक यूज़ किए हैं पी एस एल 3 ओ। अब पी का मतलब है फ्यूलिन जो आगे मैंने लिखा है किडनी बीन्स है, किडनी बीन्स के अंदर पाया जाता है। इसका मतलब है सेरम्बुमिन ब्लड के अंदर पाया जाता है, लिगोमिलिन, लेक्टाब्यूमिन, ल्यूकोसिन, ओवल्ब्यूमिन। इसको आप याद रखें। ये क्या है? ये फिर अल्ब्यूमिन के टाइप्स। ये क्या है? देखो, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोटीन के 3 टाइप्स है, सिंपल, फिर सिंपल के 2 टाइप्स थे, उस टाइम में से ग्लोबुलर के अंदर हम लोगों ने अल्ब्यूमिन पढ़ा। अभी अल्ब्यूमिन की क्या है? मजीद टाइप्स है, वो क्या है? PSL3O। इसे आप याद रखें। अल्ब्यूमिन के नीचे मैंने लिखा है कि ये सोल्यूबल है, वाटर के अंदर भी सोल्यूबल है और साल्ट सॉल्यूशन के अंदर भी सोल्यूबल है। उसके बाद इसको हम प्रेसिपिटेट कर सकते हैं अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन से। उसके बाद देखते हैं कि ये हीट से कोगुलेट होते हैं, ख़राब होते हैं, और ये एनिमल और प्लांट्स में पाए जाते हैं। सेम टू सेम ग्लोबुलिन्स के लिए भी है। ग्लोबुलिन्स के लिए भी है। ग्लोबुलिन्स भी क्या है? एक सिंपल प्रोटीन जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था।
अभी ग्लोबुलिन्स के वो इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर या न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर। अभी इसके भी कुछ ट्रिक है। अभी जो ग्लोबुलिन्स है, ग्लोबुलिन की भी मुख्तलिफ टाइप है, उसके लिए मैंने ट्रिक यूज़ किया मिलेट्स। एम का मतलब है मायोसिन, ई का मतलब है इडेस्टिन, एल का मतलब है लिगोमिन। ये जो तीसरा एल है ना, ये जो दूसरा एल है ना, ये दूसरा एल यहाँ पर मिलने का लेक्टा ग्लोबुलिन जो मसल के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद ई का मतलब एक्सल्सिन जो ब्राज़ील नट के अंदर पाया जाता है, ट्यूबरिन प्रोटो के अंदर होता है, सीरम ग्लोबुलिन ब्लड के अंदर होता है। उसके बाद ग्लूटिलिन्स क्या है, ये सोल्यूबल है वाटर के अंदर भी, डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर भी, और ये ग्रीन और कोरल्स में अक्सर पाए जाते हैं। ग्लूटिलिन्स के भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जैसे कि ग्लूटिनिन्स ये वेट के अंदर पाए जाते हैं, ओराइजिन राइस के अंदर पाया जाता है। इसके लिए ट्रिक यूज़ करो गो जी, मतलब ग्लूटिलिन्स और मतलब ओराइजिनिन। उसके बाद हिस्टोन जो वो जो आपकी जो न्यूक्लियो हिस्टोन है, वो क्या है, एक हिस्टोन प्रोटीन है। इसके नीचे भी मैंने हुई पॉइंट लिखे हैं कि ये सोल्यूबल वाटर के अंदर, डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर, इनसॉल्युबल अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर। उस बात करते हैं, अगर आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करो इस हिस्टोन प्रोटीन, तो मुख्तलिफ किस्म के आपको ये ज़्यादातर आपको लाइसिन और अर्जिनिन देंगे। और ये क्या कहते हैं कि ये न्यूक्लिक एसिड के साथ बाइंड होते हैं। तो हमने पढ़ा है कि न्यूक्लिक एसिड तो या डी नहीं या आरएनए हो, तो वहाँ पर ये बाइंड होते हैं। उसके बाद कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होते हैं? कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड प्रोटीन के अंदर सबसे पहले जो प्रोटीन आता है, इसके अंदर आता है न्यूक्लियो प्रोटीन क्या होते हैं? ये तो या राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं या डीऑक्सी न्यूक्लियो प्रोटीन। अगर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन ये मिसाल आरएनए के अंदर होंगे या साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाएंगे। अगर डीऑक्सी न्यूक्लियो प्रोटीन हो तो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाएंगे। उसके बाद म्यूकोप्रोटीन के लिए ट्रिक यूज़ किया मैंने, मोक मतलब म्यूसिन सलाइवा के अंदर, और म्यूकॉट एग वाइट के अंदर है। उसके बाद कहते हैं कि कहते हैं कि म्यूकोप्रोटीन क्या होता है? जब प्रोटीन के साथ अमाइनो शुगर अटैच हो जाए, या सल्फेट अटैच हो जाए, या शुगर एसिड अटैच हो जाए, सही है। उसके बाद तीसरी बात है ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? देखो, अगर किसी प्रोटीन के अंदर 4% से ज़्यादा हेक्सोस अमाइनो, उसे हम नाम कहेंगे उसे हम नाम देंगे म्यूकोप्रोटीन। लेकिन अगर एक प्रोटीन के अंदर 4% से कम हेक्सोस अमाइनो, इसे हम नाम देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, सही है। अभी ग्लाइकोप्रोटीन के लिए मैंने ट्रिक यूज़ किया, कोट मतलब कॉन्ड्रोम्यूकॉइड, ये कार्टिलेज के अंदर पाया जाता है। ओसी से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये बोन के अंदर पाया जाएगा। टेंडोम्यूकॉइड ये टेंडोन के अंदर पाया जाता है। फास्फोप्रोटीन क्या है? फास्फोप्रोटीन जो इसके लिए ट्रिक मैंने इसके को मतलब एक केसिन और वो विटिलिन कहाँ पाए जाते हैं, वो क्या मैंने लिखा है। उसके बाद डिराइव्ड प्रोटीन के अंदर सबसे पहला जो प्रोटीन होता है प्रोटीन्स, ये इसके लिए ट्रिक मैंने उसके ये अब सब पढ़े, प्रोटेजेस को भी पढ़े, ये भी इसलिए इसके अंदर कोई चीज़ नहीं, पेप्टोन्स के अंदर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैं आपको बताऊँ, बस सिर्फ ये चीज़ें आपने रटने। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर सबसे पहले आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर क्वाटरनरी। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड होता है। सेकेंडरी के अंदर आपने तो पेप्टाइड बॉन्ड शामिल करना ही करना है। पेप्टाइड बॉन्ड के साथ एक और बॉन्ड कौन सा जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और टर्शरी के अंदर क्या आता है? पेप्टाइड और हाइड्रोजन तो आपने शामिल करने ही करने। उसके अंदर एक थर्ड बॉन्ड भी आ जाता है, जिसे हम नाम देते हैं हाइड्रोफोबिक। मिसाल इसके अंदर नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन आते हैं, या डाइसल्फाइड बॉन्ड आते हैं, या इसके अंदर वो भी आते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी आते हैं। उसके बाद क्वाटरनरी क्या होते हैं? यहाँ पर मल्टीपल फोल्डिंग हो जाते हैं, सही है। कहते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है? ये यहाँ पर एक पॉलीपेप्टाइड होता है ना, एक पॉलीपेप्टाइड होता है। उसके अंदर जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, तो उसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिर जब वो एक पॉलीपेप्टाइड मुख्तलिफ फोल्डिंग कर ले, उसे हम नाम देते हैं टर्शरी। लेकिन अगर इस तरह से 3 4 5 पॉलीपेप्टाइड आ जाए और एक जगह लग जाए, वो जब एक फोल्डिंग स्ट्रक्चर बनाए, उस पर नाम होता है क्वाटरनरी। उसके बाद अभी मैंने कहते हैं कि प्रोटीन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अभी फंक्शन के बेस पर इसके क्या क्लासिफिकेशन देखो। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिससे हम नाम थे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जैसे हीमोग्लोबिन, आपको पता है ऑक्सीजन कैरी करता है। कुछ जेनेटिक प्रोटीन होते हैं जैसे कि न्यूक्लियो प्रोटीन, कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं जैसे कि कोलेजिन, कुछ रेगुलेटरी या हार्मोनल प्रोटीन होते हैं जैसे कि इंसुलिन या थायरोक्सिन। अभी प्रोटीन डीनेचुरेशन सीखते हैं। कहते हैं कि जब भी टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज हो जाए, या पीएच के अंदर कोई चेंज हो जाए, या आप प्रिडेशन यूज़ करें, या आप ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करें, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है। जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता। इस चीज़ को हम नाम देते हैं डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। उसके बाद अभी जिस तरह से कहते हैं, अगर आप एग वाइट को क्या करो, कुक करो, तो वो डीनेचर हो जाएगा। अभी कहते हैं कि इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, प्रोटीन के क्या क्या एग्जांपल्स है। कहते हैं कि इंडस्ट्री में हम प्रोटीन को यूज़ करते हैं। इंडस्ट्री में हम प्रोटीन को यूज़ करते हैं, लेदर बनाने में इसे यूज़ करते हैं। इसको हम चमड़ा बनाने में, मिसाल कहते हैं कि चमड़ा बनाने में इसको यूज़ करते हैं। दूसरी बात है जिलेटिन एक प्रोटीन है जिसे हम क्या करते हैं, हम वो वाटर के अंदर क्या करते हैं,
बोन या टेंडोन रख देते हैं, फिर उस वाटर को हीट करते हैं, उससे हम क्या लेते हैं, उससे हम एक प्रोटीन हासिल करते हैं। उस प्रोटीन को नाम होता है जिलेटिन। जिलेटिन फिर हम यूज़ कहाँ करते हैं, जिलेटिन जो हम बेकरी प्रोडक्ट के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद केसिन। केसिन क्या है, केसिन फिर हम सोयाबीन से केसिन को हम सोयाबीन से हासिल करते हैं। और ये यूज़ कहाँ होता है, ये प्लास्टिक में की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं, और जो बटन्स हैं और इसके मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज़ होता है। उसके बाद एंजाइम क्लासिफिकेशन। और एंजाइम क्लासिफिकेशन के अंदर क्या है, 6 एंजाइम आते हैं। अभी इसके लिए आप एक ट्रिक यूज़ करें, OTHLIL। OTHLIL। ओ मतलब ऑक्सीडो रिडक्टेज, आई का OTHLIL। ओ मतलब ऑक्सीडो रिडक्टेज, टी का मतलब है ट्रांसफरेज, एच का मतलब है हाइड्रोलेज, एल का मतलब है लाइएज, आई का मतलब है आइसोमेरेज, और आखिरी एल का मतलब है लाइगेज। देखो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम वो एंजाइम होता है जो अपने नाम से ही ज़ाहिर, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों करे, उसे नाम होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। अभी इसने एग्जांपल दिया ऑक्सीडेज, परऑक्सीडेज, डिहाइड्रोजनेज से। उसके बाद ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज वो एंजाइम होते हैं जो एक कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप दूसरे में तब्दील कर दें, एक से फंक्शनल ग्रुप हटाएं और दूसरे में ऐड कर, इसे नाम होता है ट्रांसफरेज। अभी इस तरह से जैसे फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, बायो एनर्जेटिक्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस से कहते हैं कि जो वाटर की मौजूदगी में वो जो कोई हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन कर ले उसे हम नाम थे लाइस। जिस तरह से हमारा डाइजेस्टिव ट्रेट के जो एंजाइम जैसे कि प्रोटीज, वो एंजाइम के वाटर की मौजूदगी में चीज़ों को तोड़ता है, प्रोटीन को, अमाइलेज, स्टार्च को तोड़ता है, लाइपेज, लिपिड को तोड़ता है। उसके बाद लाइस किसे कहते हैं, लाइस जिसे कहते हैं कि जब आप किसी डबल बॉन्ड के अंदर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या NH को ऐड कर दें, या उसको ऐड करके उस डबल बॉन्ड को ख़त्म कर दे, या उस डबल बॉन्ड को बनाने के लिए, या उस डबल बॉन्ड बना या उसको डबल बॉन्ड बनाने के लिए इन चीज़ों को वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NH को उनसे हटाएं। क्या कहते हैं कि जब आप किसी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड ख़त्म करने के लिए उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और NH ऐड कर दे, या उसके अंदर डबल बॉन्ड बनाने के लिए आप इन चीज़ों को, वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को, NH को रिमूव कर दे, इस तरह का एंजाइम को हम नाम देते हैं लाइज। लाइज का एग्जांपल क्या है, फास्फोग्लिसरोम्यूटेज। उसके बाद कहते हैं कि आइसोमेरेज किसे कहते हैं। आइसोमेरेज क्या कहते हैं, ये एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करता है, जैसे कि फ्यूमेरेज। फ्यूमेरेज क्या कहते हैं, मेलिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड को मेलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। उसके बाद लाइगेज। लाइगेज से कहते हैं ये क्या कहते हैं, ये ब्रेक हाई एनर्जी बॉन्ड्स, ये हाई एनर्जी बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। अभी इसके एग्जांपल क्या है, था सक्सिनिक थायोकाइनेज, ये एक एंजाइम है। उसके बाद कार्बोक्सिलेज, ये दूसरा एंजाइम है। स्टाइल एस, ये तीसरा एंजाइम है। उसके बाद एंजाइम का तो आपको पता है कि एंजाइम क्या है। एंजाइम का जो इन का मतलब है एंजाइम का मतलब है यीस्ट। इसका मॉलिक्यूलर वेट मिलियन में है। इसकी ये रिएक्शन की एफिशिएंसी रेट को इंक्रीज़ करता है, ये 10 पावर 20 टाइम्स इंक्रीज़ कर देता है। कोफैक्टर ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, मेटल ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अभी कहते हैं कि क्रोमिक ऑक्सीडेज के लिए जो कोफैक्टर है वो आयरन है, और कार्बनिक एनहाइड्रेज के लिए क्या है, जिंक है, मैग्नीशियम के लिए, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के लिए क्या है, मैग्नीशियम +2। इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स मैंने इस चैप्टर के अंदर लिखे हैं, किसी को भी मिस मत करना है, सबके सब पॉइंट्स MCQs के अंदर आए। हेक्सोकाइनेज जिसे कहते हैं कि हेक्सोकाइनेज जो है, कहते हैं हेक्सोकाइनेज क्या कहते हैं, ये कैटलाइज करता है हर एक्सोस शुगर को। अभी एक्सोस शुगर कितने थे, एक था ग्लूकोज, एक था फ्रक्टोज, एक था मैनोज, एक था एक मेरे ख्याल से था, उसका नाम मुझसे भूल गया, गलेक्टोज है क्या था। इसको क्या कहते हैं, इसको ये कन्वर्ट करते हैं, हेक्सोकाइनेज इनको कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेट में। इस क्या कहते हैं, 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। सर ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, मोनोज को मोनो 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं। अभी कहते हैं ग्लूकोकाइनेज। अभी ग्लूकोकाइनेज सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है। अभी ये फ्रक्टोज या मैनोज को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। कहते हैं कि NAD, निकोटिन अमाइड, विटामिन एंड थायो अमाइन फॉस्फेट, ये क्या है, विटामिन B12 मैंने क्या पता नहीं क्या लिखा है इसको फिर मैं कंफर्म करूँगा मैंने क्या यहाँ पर लिखा है। उस बात कहते हैं कि आइसो एंजाइम कौन सी एंजाइम होता है, कहते हैं कि आइसो एंजाइम वो एंजाइम जो सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर, कहते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा एंजाइम सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम फंक्शन परफॉर्म करे, लेकिन वो हो लेकिन केमिकली दो डिफरेंट एंजाइम हो, उसे हम नाम देते हैं आइसो एंजाइम। अभी कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ एंजाइम को इफेक्ट करता है। अभी देखो, रेट ऑफ रिएक्शन जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन। इसी तरह से आप याद रखो इसे, वो बायोलॉजी के सेंस है ना, देखो यहाँ पर इस तरह से याद कर लो। और रेट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सबस्ट्रेट का, और रेट ऑफ फ्रिक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टिल एंजाइम डीनेचुरेशन का। मिसाल जब तक मिसाल एंजाइम डीनेचुरेशन का ख्याल आपने रखना है, और रेट मैक्सिमम जो ऑप्टिमम pH के 37 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। उसके बाद कहते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम से कहते हैं कि थ्रोम्बिन एक एंजाइम है जो क्या कहते हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग करता है, सही। वो बस उसके बाद अल्कालाइन फास्फेटेज किसे कहते हैं, हम कहते हैं कि जब किसी वो ऑर्गेनिज्म के अंदर जब अल्कालाइन फास्फेटेज एंजाइम का लेवल बढ़ जाए, जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अल्कालाइन फास्फेटेज का लेवल बढ़ जाए,
तो हम क्या करते हैं, जब हम टेस्ट करते हैं और उस बंदे को जब हम टेस्ट करते हैं और उसको हम देखते हैं कि इसके ब्लड के अंदर अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम ज़्यादा हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम का ज़्यादा होना, इसका मतलब ये है कि इस बंदे को क्या रिकेट्स है या डिस्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। ये आपको एमसीक्यू आएगा कि जब अल्कलाइन फॉस्फेटेज ज़्यादा हो जाए, ये कौन सी इसका मतलब ये कि इस बंदे को कौन सी बीमारी है, उसका मतलब ये कि इस बंदे को या तो रिकेट्स है या तो डिस्ट्रक्टिव जॉन्डिस। अभी एलडीएच, अभी किसी बॉडी के अंदर अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एलडीएच के लेवल इंक्रीज़ हो जाए, ये एक एंजाइम है, तो इसका मतलब ये अगर हम लोगों ने इसका ब्लड टेस्ट किया और उसमें हम लोगों ने देखा कि भाई इस बंदे का एलडीएच इंक्रीज़ होगा, इसका मतलब ये कि उसके अंदर कि उस बंदे को हार्ट डिजीज़ है। अगर किसी बंदे के अंदर एल एस्पर्जिनेज ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब ये कि उस बंदे को कैंसर है। ये स्पेशली चाइल्ड्स में होता है। उसके बाद कहते हैं कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है क्या? कहते हैं कि पेपर इंडस्ट्री में, कहते हैं पेपर इंडस्ट्री में क्या कहते हैं, हम स्टार्च को एंजाइम की मौजूदगी में क्या कहते हैं, तोड़ते हैं और उसकी विस्कोसिटी को कम करते हैं। जब उसकी विस्कोसिटी को कम करते हैं फिर उससे हम क्या करते हैं, पेपर बनाते हैं। आप इस तरह से याद रखें कि एंजाइम को हम पेपर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं और स्टार्च को कन्वर्ट कर देते हैं और उसकी विस्कोसिटी को कम करते हैं पेपर में बनाने में। उसके बाद कहते हैं एंजाइम जो है वो बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स के तौर पर भी काम करते हैं, जैसे कि प्रोटीज़ क्या करते हैं, ये जो प्रोटीन के स्टेन होते हैं आपके कपड़ों के ऊपर जो प्रोटीन के स्टेन जो दबे दाग होते हैं प्रोटीन के, उसको रिमूव करता है। और अमाइलेज क्या कहते हैं, अमाइलेज फिर डिशेज़ के अंदर अमाइलेज फिर डिशेज़ के ऊपर जो प्रोटीन के दबे दाग होते हैं उसको रिमूव करता है। ब्रीविंग ब्रीविंग इंडस्ट्री में क्या कहते हैं, हम एंजाइम यूज़ करते हैं। वो एंजाइम करते हैं कि वो एंजाइम स्टार्च और प्रोटीन को तोड़ते हैं और फर्मेंटेशन का प्रोसेस हम यहाँ पर करते हैं और अल्कोहल बनाते हैं। उस पर फूड इंडस्ट्री में हम स्टार्च को इस्तेमाल करते हैं, शुगर को वो क्या कहते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। फिर हम इस शुगर को मिसाल शुगर को बनाते हैं। जब शुगर को बनाते हैं, स्टार्च से शुगर को बनाते हैं, सिंपल शुगर फिर वाइट कहते हैं कि जो वाइट ब्रेड्स हैं इसके अंदर क्या होता है, ये यूज़ होता है। उसके बाद मैंने इसके बारे में एक पॉइंट लिखा है कि बोन्स जो है ना, बोन्स के अंदर प्रोटीन नहीं है। आपको एक एमसीक्यूज आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन नो प्रोटीन्स, टेंडोन, कार्टिलेज, इस तरह से। और 2-3 पॉइंट ये पास्ट पेपर के एमसीक्यूज, इसी वजह से मैंने लिखा कि बोन के अंदर प्रोटीन नहीं है। अभी उसने एक रेफरेंस से दिया था, बस आप ही याद रखो कि अगर उसने मैक्रोमोलेक्यूल के अंदर आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया कि कौन सी चीज़ ये किसके अंदर प्रोटीन नहीं है, अगर उसने बोन लिखा तो बोन पर आप ही क्लिक कर दो। और जो हमारे अर्थ के ऊपर जो मोस्ट अबंडेंट मैक्रोमोलेक्यूल वो कौन है, वो है कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद कहते हैं कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ना उसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओ और एच के दरमियान होते हैं। मिसाल कार्बन का जो ओ है और अमाइनो ग्रुप का जो एच इसके बीच होता है। पेप्टाइड बॉन्ड तो पता ही है कि सी एन के दरमियान होता है। कहते हैं कि कोलेजन सबसे ज़्यादा कहाँ पर मौजूद है, कोलेजन हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मौजूद है। ये ख़त्म हुआ है चैप्टर। उसके बाद हम आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या होता है, एक उसी डबल बॉन्ड ओ को हम नाम होते हैं कार्बोनाइल और ओ एच को नाम होते हैं हाइड्रोक्साइल। ये दोनों जो बनते हैं तो हमें कौन सा ग्रुप देते हैं, कार्बोक्साइल। और कार्बोक्साइल ग्रुप किसके अंदर है, कार्बोक्साइल ग्रुप और कार्बोक्साइल ग्रुप जो है ना वो एसिड के अंदर है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। कहते हैं कि हम COH कार्बोक्सिलिक एसिड को दो बेसिस पर हम उसे क्लासीफाई करते हैं। एक बेस है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप अटैच, एक बेस का ये कि कौन से ग्रुप इसके साथ अटैच है। और जो सेकेंड बेस उसका ये ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच। कहते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के दो क्लासिफिकेशन है। एक क्लासिफिकेशन हम उस बेस पर रखते हैं कि इसके साथ कितने कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है, और एक हम इस बुनियाद पर करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कौन सा ग्रुप अटैच। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्लासिफिकेशन उठाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप अटैच। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कौन सा ग्रुप अटैच। देखो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ग्रुप अटैच अल्काइल ग्रुप हो, मिसाल CH3 इथाइल प्रोपाइल, ये ग्रुप अटैच हो, उसे हम नाम होता है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एक होता है एरोमेटिक, जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एरोमेटिक कंपाउंड अटैच हो उसे हम नाम देते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक जो होते हैं, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लिक्विड होते हैं और एरोमेटिक सॉलिड होते हैं। कहते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन इज अटैच विद अल्काइल पार्ट। सी एलिफेटिक में कार्बोक्सिलिक एसिड अल्काइल पार्ट के साथ अटैच होता है, और एरोमेटिक के अंदर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो किसके साथ अटैच होता है, फिनाइल या एराइल ग्रुप के साथ अटैच होता है। कहते हैं कि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को हम फैटी एसिड भी कहते हैं। क्योंकि इसके जो हायर मेंबर या तो वो ऑयल या फैट से डिराइव होते हैं। अभी देखिए, अभी यहाँ पर इस तरफ देखें, अभी मैंने लिखा है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के साथ अंदर आप देख लें कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ अटैच,
बेंजीन के साथ अटैच, इसका मतलब है कि बेंजोइक एसिड। अभी इसको आप याद रखें कि बेंजोइक एसिड का फार्मूला क्या है, इसको आप याद रखें, बेंजोइक एसिड स्ट्रक्चर को याद रखें। एक है पैथालिक एसिड, पैथालिक एसिड को हम एक नाम क्या देते हैं, 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। सही, 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को हम पैथालिक एसिड भी कहते हैं। ये एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसके बाद कहते हैं कि फैटी एसिड है, कि फैटी एसिड के एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड भी फैटी एसिड है। उसके बाद यहाँ पर कहते हैं इसके जो एलिफेटिक एसिड के जो एग्जांपल, जैसे पाल्मिटिक एसिड देखिए आते हैं 16 कार्बन आते हैं। स्टेरिक एसिड के अंदर 18 कार्बन आते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑन बेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच। कहते हैं कि फैटी एसिड ग्रुप के साथ जिन अगर फैटी एसिड के साथ अगर एक ग्रुप किसी कंपाउंड की तरह अटैच हो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसको हम नाम थे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर दो कार्बोक्सिलिक एसिड करती दो से ज़्यादा वो पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी सबसे पहले हम मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ते हैं। अभी देखो फार्मिक एसिड जो है वो लैटिन वर्ड से निकला हुआ है, जिसका मतलब फार्मिका एक एसिड है जो कि जिसका मतलब फार्मिका। मिसाल फार्मिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है? सबसे पहले जिन्होंने फाइंड किया ये कहते हैं चुंटी के अंदर उसने फाइंड किया। एसिटिक एसिड जो है वो भी लैटिन ज़बान का लफ्ज़ ये सिस्टम से निकला है और ये विनेगर के अंदर मौजूद है। और उसके बाद प्रोपायोनिक एसिड, PROPIONIC, प्रोपायोनिक एसिड, इस तरह से लिखें। ये ग्रीक वर्ड प्रोपियोन से निकला है। प्रोपियोन का मतलब फर्स्ट फेट, चलिए फेट के अंदर डिस्कवर हुआ। ब्यूटारिक एसिड ब्यूटारम से निकला हुआ है। वेलरिक एसिड जो है वो वेलेरिना प्लांट के अंदर उन्होंने डिस्कवर किया। कैप्रोइक एसिड जो है वो कैपर गोट मिल्क के अंदर एक कंपाउंड उसने कैपर, उसके अंदर उन्होंने डिस्कवर किया। सही, अभी देखो इसके अंदर तमाम के तमाम लैटिन ज़बान से निकले हुए। माइसवे प्रोपायोनिक एसिड भी याद रखो कि माइसवे प्रोपायोनिक एसिड क्या है, वो ग्रीक ज़बान के लफ्ज़ से निकला हुआ है, बाकी सब लैटिन ज़बान के लफ्ज़ से निकले हुए हैं। उसके बाद डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कौन से होते हैं? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं कि अभी इसको इस तरह याद रखें। इसके लिए ट्रिक यूज़ करें, इसके लिए जो सिंपल ट्रिक है ना वो इस तरह से यूज़ करें। सिंपल ट्रिक इस सब को याद रखें। देखो ऑक्सिलिक एसिड, मेलिक एसिड, फिर उसके बाद ग्लूटारिक एसिड, फिर एडिपिक एसिड। इसके लिए ये ट्रिक यूज़ करें कि OMS GA, बस इस तरह से यूज़ करें। इसलिए अभी ऑक्सिलिक एसिड उसे कहते हैं। ऑक्सिलिक एसिड का जो कॉमन नाम ऑक्सिलिक एसिड कॉमन नाम, इसको जो प्रॉपर नाम है इसको नाम लेते हैं 1,2 एथेन डायोइक एसिड। अभी मिलिक एसिड जो है 1,3 प्रोपेन डायोइक एसिड। अभी देखो सिर्फ 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 तरह से याद रखो ना। सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, इसको आप इस तरह से याद रखें। ओम्स गेट इस फॉर्मूले से ओम्स ओ का मतलब है ऑक्सिलिक एसिड, एम का मतलब है एम का मतलब है मेलोनिक एसिड, इसका मतलब है सक्सिनिक एसिड, जी का मतलब है ग्लूटारिक एसिड, इसका मतलब है एडिपिक एसिड। अब इसके बाद दो और कंपाउंड ये कि अगर दो कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएँ, अगर दो कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए लेकिन वो सेम साइड पर आ जाए, है तो 4 मिसाल है तो 4 ही है, लेकिन इसको हम क्या नाम थे? इसको नाम थे सिस ब्यूटीन डायोइक एसिड। मिसाल इसके अंदर डबल बॉन्ड आ गया ना, लेकिन अगर वो नीचे आ जाएँ, अगर मिसाल दोनों अपोजिट साइड पर आ जाए, फिर इसे नाम देते हैं ट्रांस ब्यूटेन डायोइक एसिड। सिस ब्यूटेन डायोइक एसिड का जो नाम है वो से नाम थे मेलिक एसिड। देखो मेलिक एसिड और मेलोनिक एसिड, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। मेलोनिक एसिड क्या था? मेलोनिक एसिड क्या था? मेलोनिक एसिड के अंदर क्या थे? 3 कार्बन थे। मेलोनिक एसिड के अंदर 3 कार्बन थे और 4 कार्बन वाले कौन होते हैं? ये 4 कार्बन वाले तो या सिस ब्यूटेन डायोइक एसिड होगा या ट्रांस ब्यूटेन डायोइक एसिड होगा। सिस ब्यूटेन डायोइक एसिड का कॉमन नाम मेलिक एसिड है और ट्रांस ब्यूटेन डायोइक एसिड का कॉमन नाम फ्यूमेरिक एसिड है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताते हैं। कहते हैं कि फर्स्ट 3 कार्बोक्सिलिक एसिड जो कलरलेस लिक्विड उनका पंजेंट स्मेल है, और 3 के बाद जो कार्बन आते हैं 3 से लेकर 6 तक वो कलरलेस लिक्विड और अनप्लेजेंट स्मेल है उनका। कहते हैं कि एल्फेटिक एसिड जो है ना वो 4 तक तो वाटर के अंदर सोल्यूबल है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की लाजमी बात, लेकिन जो ही इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा उसकी सोल्युबिलिटी कम होती जाएगी। उसके बाद कहते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा डाइमर की फॉर्म में होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को आप एक नहीं देख सकते कि भाई ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी होगा उसको आप डाइमर की फॉर्म में देखोगे। कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी होगा उसको आप डाइमर की फॉर्म में देखोगे। अभी एक एसिटिक एसिड के डाइमर को आप देखें कि एसिटिक एसिड का डाइमर किस तरह से बनता है। अभी अगर कोई आपसे पूछे कि एसिटिक एसिड के डाइमर के अंदर, उसके रिंग के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं? देखो एलिमेंट्स तो 3 ही है, या तो कार्बन है, या तो ऑक्सीजन है, या तो हाइड्रोजन है। एलिमेंट्स 3 है। लेकिन अगर वो पूछे कि
अगर वो पूछे कि डायमर के अंदर के डायमर रिंग के अंदर, मैं बार बार कह रहा हूँ, डायमर रिंग के अंदर कितने एटम्स मौजूद है? एटम्स 8 है। CH3 को आपने काउंट नहीं करना। CH3 तो उसके साथ ब्रांच लगे हैं, उसके रिंग का हिस्सा तो नहीं है। फिर अगर आपको कहें कि डायमर मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के कितने एटम्स है, वो 4 है। फिर उसके अंदर आपने रिंग वाली भी काउंट करनी है और साइड वाली भी काउंट करनी है। लेकिन अगर वो कहे कि कार्बन के डायमर रिंग के अंदर कितने कार्बन है, फिर 2 है। इसको आपने गौर से देखना है। इस बात हैं कि इवन नंबर कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, उनका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होता है ऑड नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड से। सही है, क्यों होता है? अभी इसको देखो सबसे पहले मैंने लिखा है, अभी सबसे पहले मैंने 5 कार्बन वाला मिसाल ओड कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने लिखा है। अभी ओड कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने लिखा है। अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होनी चाहिए अभी इसके सेम टू सेम, अभी सेम टू सेम आप इसके अभी सामने आप इसके नीचे आप दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएं। जब आप दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे ना, वो सेम साइड पर आ जाएंगे, वो रिपल्जन करेंगे, रिपल्जन जैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। लेकिन नीचे लगे, लेकिन अगर इवन आ गए, अगर इवन आ जाए, अभी जब मैंने जिस तरह से मैंने नीचे लिखा है, जब मैंने नीचे इवन लिखा है ना, अभी इसके अंदर इसके नीचे आप दूसरा ड्रॉ करें, जब दूसरा ड्रॉ करोगे ना, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या होते हैं, वो अपोजिट साइड पर आ जाते हैं, उसके अंदर गैप आ जाता है। मिसाल यहाँ पर क्लोज पैकिंग, यहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे के अंदर गैप आ जाता है। जब गैप आ जाता है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। देखिए ओड नंबर कार्बन जो है ना, वहाँ पर 2 ग्रुप सेम साइड पर आ जाते हैं, इस वजह से इफेक्टिव पैकिंग नहीं होती है। लेकिन इवन नंबर में क्या होते हैं, वो अपोजिट साइड पर आ जाते हैं और इफेक्टिव पैकिंग हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रिपरेशन क्या तरीके हैं, कहते हैं सबसे पहले हम इसे अल्डिहाइड से भी तैयार करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम अल्डिहाइड से भी तैयार कर सकते हैं, इसे हम प्राइमरी अल्कोहल से भी तैयार कर सकते हैं। याद रखें कि सेकेंडरी अल्कोहल से हम तैयार नहीं कर सकते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल से हमें क्या देते थे, वो कार्बोक्सिलिक एसिड हमें नहीं देते थे। टर्शरी जो थे वो तो हमें बिल्कुल ऑक्सीडेशन, जब हम उसकी ऑक्सीडेशन करते थे वो हमें सेकेंडरी जो वो हमें कीटोन देते थे, और टर्शरी हमें ऑक्सीडेशन देती ही नहीं थी, क्योंकि उसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं था। अभी इस रिएक्शन करते कि अभी इस रिएक्शन रिएक्शन जो अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होगा। कहते हैं कि सबसे पहले मैंने अल्कोहल उठाया, प्राइमरी अल्कोहल के अंदर मैंने ऑक्सीजन ऐड किया, ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव किया, वाटर बनाया, और यहाँ पर क्या हुआ, अल्डिहाइड बन गया। फिर अल्डिहाइड के अंदर मैंने और ऑक्सीजन ऐड किया, तो उसने कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया। यहाँ पर किसके प्रेजेंस में हम करते हैं, हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 H2SO4 मिसाल एसिडिफाइड डाइक्रोमेट की सोल्यूशन के अंदर हम करते हैं। अल्केन नाइट्राइल्स वो नाइट्राइल्स है क्या, नाइट्राइल्स वो कंपाउंड होता है जिसके अंदर साइनाइड ग्रुप होता है, CN ग्रुप होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम CH3 CN2H2 लेते हैं, HCl उठाते हैं। ये रिएक्शन इसको आप सही तरीके से देखिए, ईजी है। अभी कहते हैं कि अल्केन नाइट्राइल हम बनाते हैं किस तरह से, अल्केन नाइट्राइल हम इस तरह बनाते हैं, हम अल्काइल हैलाइड के साथ हम अल्कोहलिक KCN लेते हैं, तो वो रिएक्शन करके हमें अल्केन नाइट्राइल दे देता है। बस ये फ़र्क है इसके अंदर। अभी कहते हैं कि जब भी आप अल्केन नाइट्राइल से जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे, तो वहाँ पर हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन होगा वो हमेशा अल्काइन नाइट्राइल से क्या होगा, एक कार्बन ज़्यादा होगा। किस तरह ज़्यादा होगा, देखो अभी अल्काइन अभी मैंने उठाया यहाँ पर मिसाल, इसको आप मिथाइल साइनाइड भी कह सकते हो। सी, इसको आप मिथाइल साइनाइड भी कह सकते हो, या आप इथेन नाइट्राइल भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, अभी यहाँ पर मैंने मिसाल यहाँ पर जो मिथाइल साइनाइड था, यहाँ पर कितने कार्बन थे, देखो CN को, जो CN है ना, अभी सी कार्बन, इसको अपने काउंट नहीं करना, ये तो इसके साथ ग्रुप अटैच, इसको अपने काउंट नहीं करना। तो इसके साथ कितने ग्रुप अटैच है, मिसाल के साथ कितने कार्बन, CH3 कार्बन है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आप देखो, जब कार्बोक्सिलिक एसिड बना इसके अंदर कितने कार्बन थे, 2 कार्बन थे। सही, तो हमेशा उससे एक कार्बन ज़्यादा होगा। लेकिन अभी अगर आपने यहाँ पर मिसाल अभी अगर आपने यहाँ पर इथाइल साइनाइड उठाया, मिसाल एक CH3 और ऐड किया, तो वहाँ पर आपको प्रोपेनोइक एसिड आपको मिलेगा। सही है, अभी इस देखो इस CH3 को आपने काउंट करना है, इस CH3 को, CN को आपने काउंट नहीं करना। CN तो क्या है, उसके साथ एक फंक्शनल ग्रुप की तरह अटैच हुआ है। वो आपको कहे कि कौन सा रिएक्शन है जहाँ पर कहते हैं कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो हम प्रिपेयर करते हैं, वो कौन सा प्रिपरेशन मेथड है जहाँ पर हमेशा रिएक्शन से एक कार्बन ज़्यादा होता है। तो जब आप अल्केन नाइट्राइल से बनाते हैं वहाँ पर होता है। उस बात हैं ग्रिग्नाट रेजेंट्स भी हम इस तरह इसे कर सकते हैं। ग्रिग्नाट रेजेंट देखो में जो एरोदिन, इसको आप देखो और आप इजली ये रिएक्शन कर सकते हो, इसके अंदर कोई चीज़ भी नहीं है। उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन की हम ऑक्सीडेशन करते हैं। जब अल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो 3 ऑक्सीजन हमें दे देता है। ये किस तरह रिएक्शन होता है, मैंने इस तरह से लिखा है। देखो अभी मैंने इसका जो ऊपर ग्रुप है ना, CH3 को उठाया,
CH3 क्या होता है, एक ऑक्सीजन आ जाता है, OH के साथ ऐड होता है, और एक ऑक्सीजन आ जाता है, कार्बन के साथ ऐड हो जाता है, और एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ ऐड होकर वाटर बना लेता है। इसी यहाँ पर मैंने क्या बनाया, यहाँ पर बेंजोइक एसिड बना और वाटर बना। नीचे मैंने लिखा है कि आप जितने भी कार्बन यूज़ कर लें, अभी मिसाल जो रिंग पर आपने CH3 यूज़ किया ना, अभी अगर आप इस CH3 की जगह आप यहाँ पर, अभी तो मैंने मिथाइल उठाया, अगर आप इथाइल उठा ले, प्रोपाइल उठा ले, प्रोडक्ट हमेशा बेंजोइक एसिड ही बनेगा। बेंजोइक एसिड के बगैर कोई और प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अभी देखो मैंने नीचे वाले रिएक्शन में मैंने क्या किया, CH3 CH2 उठाया, मैंने इथाइल उठाया, लेकिन फिर भी कार्बोक्सिलिक, फिर भी बेंजोइक एसिड बना। बाकी जो कार्बन था वो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में निकल गया। अभी ये क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन का ये एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। किसके लिए, ये क्या, यहाँ पर KMnO4, अभी देखो यहाँ पर ये क्या है, ये एक टेस्ट है, ये अल्काइल बेंजीन को डिटेक्ट करते हैं। अभी अगर आपने एक सॉल्यूशन के अंदर ये देखना है कि भाई इसके अंदर अल्काइल बेंजीन है या नहीं, अगर उसकी ऑक्सीडेशन हो गई तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन, इसके अंदर ये अल्काइल बेंजीन है, इस रिएक्शन के अंदर अल्काइल बेंजीन है। अगर उसने रिएक्शन नहीं किया, अगर उस ऑक्सीडेशन नहीं हुई, इसका मतलब है कि अल्काइल बेंजीन नहीं है। तो ये हमें किस तरह से पता लगेगा कि इसकी ऑक्सीडेशन होगी या नहीं होगी। अब भाई जो KMnO4 आपने यूज़ किया, अगर उस KMnO4 ने अपना कलर डिस्चार्ज किया, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन कि इस रिएक्शन के अंदर अल्काइल बेंजीन है, लेकिन अगर उसने डिस्चार्ज ना किया, इसका मतलब है कि उसके अंदर अल्काइल बेंजीन नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि ऑक्सीडेटिव क्लोरीन जो अल्कीन, हम अल्कीन से भी बना सकते हैं। अल्कीन हम किस तरह बना सकते हैं, यहाँ पर हम 4 ऑक्सीजन लेते हैं, 4 ऑक्सीजन हमें क्या कराते हैं, अभी उसके सामने मैंने इसका वो लिखा है, मैकेनिज़्म लिखा है। अगर आप उसको देखकर उसके हेल्प से आप इसको देखना चाहें, बहुत ही ईजी, इसके अंदर कोई चीज़ भी नहीं है, ये आपको रिएक्शन खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर भी हम, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के अंदर क्या होता है, हम सबसे पहले एस्टर उठाते हैं और NaOH उठाते हैं। NaOH क्या होता है, Na की चला जाता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ बाइंड बनाता है, और OH चला जाता है C2H5 के साथ अल्कोहल बना देता है। अभी CH3 डबल बॉन्ड NaCl HC के साथ HCl के साथ मिल जाता है, H चला जाता है ऑक्सीजन के साथ, CH3 कार्बोक्सिलिक एसिड और NaCl मिल जाता है। ये तो ईजी है। उसके बाद कहते हैं कि एस्टर और फ्लेवर, कौन कौन से एस्टर, उसके क्या क्या फ्लेवर है। वे कहते हैं कि फ्लेवर किसके लिए, ट्रिक करो, बी रेडी जस्मीन पीपल आर ऑन द वे, बी रेडी जस्मीन पीपल आर ऑन द वे। ये क्या है, ये फ्लेवर है। बी का मतलब क्या है, बनाना, रेडी का मतलब क्या है, रेसबेरी, जस्मीन का तो जस्मीन मतलब पीपल का मतलब पाइनएप्पल, आर का मतलब एप्रिकॉट, ऑन का मतलब ऑरेंज। नीचे इसके एस्टर है, एस्टर मतलब हमारा इज़ ब्यूटीफुल, एलिगेंट, अट्रैक्टिव एंड ओपन माइंडेड गर्ल। हमारा से आप ले लो अमाइल एस्टेट, इससे ले लो आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट, ब्यूटीफुल से आप ले लो बेंजाइल एसिटेट, एलिगेंट से ले लो इथाइल ब्यूटारेट, इस तरह से। अभी देखो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी, कार्बोक्सिलिक एसिड 4 तरीकों से रिएक्शन करवा सकता है। कुछ रिएक्शन में क्या होगा, OH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कुछ रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कार्बन और OH के दरमियान जो बॉन्ड है ना वो टूट जाएगा। कुछ ऑक्सीजन में कार्बन और उसके साथ जो डबल बॉन्ड O है वो बॉन्ड टूट जाएगा। कुछ रिएक्शन में क्या हो जाएगा, कार्बन और उसके साथ जो कार्बन और उसके साथ जो अल्काइल पार्ट है उसका बॉन्ड टूट जाएगा। सही। इससे पहले हम वो रिएक्शन पढ़ते हैं जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, और आपको ये बात मैं बताऊं कि कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड है, मिनरल एसिड HCl HBr HI इसको कहते हैं। अब इस तस्वीर लिखते हैं कि वो रिएक्शन जहाँ पर हाइड्रोजन, वो कहते हैं कि वो रिएक्शन जहाँ पर O और H बॉन्ड टूटता है, मिसाल O और H के बीच जो बॉन्ड है ना वो टूटता है, मिसाल हाइड्रोजन रिमूव होता है। अभी जब भी आप रिएक्शन में आप बेसिस के साथ रिएक्शन करते हैं, जब कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिस के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर H बॉन्ड हमेशा टूट जाता है। अभी NaOH KOH, अभी जब आप NaOH लेते हैं ना, NaOH के अंदर क्या होता है, OH आ जाता है, H पर अटैक कर लेता है, वो वाटर बनाता है और आपको सोडियम एसिटेट दे देता है। जब आप कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, कार्बोनेट के साथ किस तरह रिएक्शन करते हैं, Na2CO3, इसका मतलब है सोडियम कार्बोनेट। देखो CO3 कार्बोनेट कहते हैं, अंग्रेजी के साथ आपने सोडियम लगाया, इसका मतलब सोडियम कार्बोनेट। अगर आप पोटेशियम लगाया, पोटेशियम कार्बोनेट बन जाएगा ना। अभी सोडियम कार्बोनेट के साथ एक साथ रिएक्शन कराता है ना, अपने 2 कार्बोक्सिलिक एसिड उठाने ना, 2 सोडियम चले जाएंगे, वहाँ पर लग जाएंगे तो 2 सोडियम एसिड मिल जाएंगे, एक वाटर मिल जाएगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। बाइकार्बोनेट के साथ भी इस तरह से रिएक्शन करते हैं। अभी वो पूछेगा कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट विद बाइकार्बोनेट विच बॉन्ड ब्रेक, तो आपने क्या कहना है, OH बॉन्ड ब्रेक। इस तरह से ये रिएक्शन इस तरह से आपको आ सकते हैं। उसके बाद जब ये मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपने को याद होना चाहिए कि ये हमेशा हाइड्रोजन गैस रिमूव करते हैं। जब ये 2 मिसाल एक मेटल मैंने साथ ली, इसने एक साथ रिएक्शन किया तो ये चला जाएगा ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, H एक दफ़ा निकलेगा, जब दूसरी एसिटिक एसिड से दूसरा H निकलेगा, आपको गैस दे देगा, हाइड्रोजन गैस दे देगा। अभी ये रिएक्शन ख़त्म हो गया। उसके बाद देखते हैं कि वो रिएक्शन जहाँ पर OH ग्रुप इन्वॉल्व है, मिसाल कार्बन और OH के दरमियान जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। अभी ये कब टूटेगा, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। देखो जब OH बजाता है खुद एक न्यूक्लियोफाइल है,
अभी आपको यहाँ पर वो रिएक्शन देगा कि जब OH बॉन्ड टूटता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, वो कौन से रिएक्शन होते हैं? ओपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। मिसाल OH बॉन्ड आएगा, मिसाल OH जब जाएगा, मिसाल एक न्यूक्लियोफाइल गया, उसके ऊपर दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, कार्बन पर अटैक करेगा। तो याद रखें कि यहाँ अपने नोट के अंदर लिखे भी कि रिएक्शन जब OH ग्रुप जाएगा, जब OH रिएक्शन OH बॉन्ड जब रिएक्शन करेगा, जब कार्बोक्सिलिक एसिड से जाएगा, तो क्या एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और यहाँ पर जब हाइड्रोजन जब OH के दरमियान जब बॉन्ड टूटता था ना, आप देखते थे H क्या था, H जब टूट जाता था, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव आयन होते हैं और ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। एक इलेक्ट्रोफाइल चला जाता था और उसके नतीजे में क्या आता था, सोडियम क्या, तो वही पॉजिटिव था। मिसाल ये फिर क्या है, ये फिर क्या है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल जाता है, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आता है। तो जब OH बॉन्ड टूटता है तो ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। और जब OH बॉन्ड टूटता है और जब कार्बन और OH बॉन्ड टूटता है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। किस तरह से, इसको भी मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको। अभी इसने दिया, कहते हैं कि जब PCl3 के साथ रिएक्शन करते हैं, देखो PCl3 के अंदर आपने 3 CH3Cl उठाने, सही है। क्या होगा, Cl क्या है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये जो फास्फोरस से अलग होगा तो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्या एक न्यूक्लियोफाइल OH क्या है, OH जब कार्बन से निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल लेगा, तो OH एक न्यूक्लियोफाइल था, वो गया, और Cl न्यूक्लियोफाइल, तो वो क्या करेगा, वो आ जाएगा। जब आ जाएगा, Cl यहाँ पर लगेगा और अल्काइल हैलाइड बनेगा। एक बात याद रखें, ये जितने भी मैं OH की जितने भी मैं आपको रिएक्शन करवाऊँगा, 2-3 रिएक्शन, यहाँ पर सब के अंदर क्या होगा, अल्काइल हैलाइड बनेगा। अभी देखो, सबसे पहले रिएक्शन के अंदर क्या बना, अल्काइल हैलाइड, पूरे के अंदर एस्टरिफिकेशन एसिड एनाइड्राइड उसके अंदर नहीं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। ये PCl3 है, SOCl2 के साथ जब मैं रिएक्शन करवाऊँ, इसके अंदर हमेशा क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड ही बनेगा। तो क्या बन जाता है, 3 अल्काइल हैलाइड मिल जाते हैं और 3 H3PO3 मिल जाते हैं। अगर आप PCl5 के साथ इसका रिएक्शन करवाना चाहते हैं, PCl5 के अंदर फिर उसी तरह से सेम कहानी होगी। एक जो Cl है ना, एक Cl आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाकर HCl बनाएगा, और दूसरा Cl जो है ना वो आ जाएगा, और दूसरा जो Cl है ना वो आ जाएगा, उसके साथ बॉन्ड बनाकर CH3Cl बना लेगा। उसके बाद जब आप SOCl2 की रिएक्शन करवाते हैं, सेम वही कहानी, कोई डिफरेंस के अंदर नहीं है। न्यूक्लियोफाइल जाएगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, बस ये कहानी यहाँ पर याद रखें। एस्टर फार्मेशन किसे कहते हैं, एस्टर फार्मेशन को हम एस्टरिफिकेशन भी कहते हैं। जब आप अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड उठाएं और वो क्या करें, एस्टर बनाते हैं, इस प्रोसेस को बनाते हैं एस्टरिफिकेशन। और एस्टरिफिकेशन में हम कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ करते हैं। इन चीज़ों को आपने याद करना है। यहाँ पर क्या सीन होता है, यहाँ पर सीन कुछ ये होता है कि OH बॉन्ड जो अल्कोहल के अंदर है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर है, वो ब्रेक हो जाता है, सही। और OH बॉन्ड अल्कोहल के अंदर ब्रेक हो जाते हैं, वो वाटर बनाते हैं और उसका OH आ जाता है, एक साथ बॉन्ड बनाकर कार्बो हमें एस्टर दे देता है। ईस्टर का क्या है, ईस्टर का हमेशा फ्रूटी स्मेल होता है, ये याद रखें। अमाइड फार्मेशन यहाँ पर मैंने ये चीज़ गलत लिखा है, इस रिएक्शन को। यहाँ पर मैंने OH बॉन्ड, यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से लिखना चाहिए था कि यहाँ पर जो मैं फर्स्ट रिएक्शन इसका CH3 NH3 जब मैंने इसके साथ लिया तो इसने NH4 हमें दिया। अमाइड फार्मेशन इसका मैं आपको इसके रिएक्शन में सही करके आपको सेंड करूँगा। इसी तरह से मत लिखो जिस तरह से मैंने लिखा है। अमाइड फार्मेशन को स्किप कर दो, अगले वाले को देखो। एसिड एनहाइड्राइड फार्मेशन किस तरह से होते हैं, जब हम इसके अंदर CH3OOH चाहते हैं, इसको मैं बताऊँगा। ये बड़े इजी MCQ, जिसके अंदर कुछ भी नहीं आगे, नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन आ रही है, मैं वो पढ़ाऊँगा आपको। CH3 जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हैं और आप दो कार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हैं और फास्फोरस मेटाऑक्साइड ले लेते हैं, हमें एक स्ट्रॉन्गली हीटिंग जब हम इसको करें तो ये हमें क्या देता है, तो हमें एसिड एनहाइड्राइड देते हैं, सही है। अभी वो रिएक्शन जहाँ पर कार्बन वो कहते हैं कि वो रिएक्शन जहाँ पर कार्बन और उसका क्या कहते हैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो टूट जाए, वो कौन से रिएक्शन होते हैं, उसके अंदर दो रिएक्शन होती है। तो पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्कोहल नहीं, पार्शियल रिडक्शन टू अल्कोहल, ऑफ अल्कोहल नहीं, टू अल्कोहल लिखो, ऑफ की जगह टू लिखो। तो जब आप इस तरह से ये रिएक्शन करोगे, यहाँ पर याद रखें आपने लिथियम एल्यूमिनियम बोरोहाइड्राइड यूज़ करना है, सही है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपने यूज़ करना है। CH3CO जब लेते हैं ना, जब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हम लेते हैं, 4 हाइड्रोजन करते हैं कि 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना देते हैं, 2 हाइड्रोजन चले जाते हैं कार्बन के साथ लग करके हमें अल्कोहल बनाते हैं। अब एक थिंग, अगर आप कंप्लीट रिडक्शन करवाना चाहते हैं, देखोगे जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड की इनकम्प्लीट पार्शियल रिडक्शन करवाते हैं तो आपको अल्कोहल देगा, लेकिन अगर आप कंप्लीट रिडक्शन करवाना चाहते हो फिर आपको क्या देगा, अल्केन देगा। अगर आप कंप्लीट रिडक्शन किसका करोगे, फिर आपने रेड फास्फोरस यूज़ करना है।
रेड फास्फोरस यूज़ करोगे तो आपको 3 जो रिएक्शन मैंने लिखा है वो आपके सामने है, उसको याद करो बस। अभी यहाँ पर देखो, अभी ये रिएक्शन कन्वर्जन किस तरह से है, अभी क्या ये एफटीपी के अंदर बहुत ही बड़ा प्रोसेस है। इसका तकरीबन 4-5 पेजेस के अंदर उसने लिखा है। अभी देखो मैं आपको सबसे पहले स्टेबिलिटी बताता हूँ। देखो एसिड हैलाइड लेस स्टेबल है, किससे? एसिड एनाहाइड्राइड्स। एसिड एनाहाइड्राइड जो है वो लेस स्टेबल, एस्टर लेस स्टेबल है, कार्बोक्सिलिक एसिड लेस स्टेबल है अमाइड के अंदर, अमाइड्स। देखो अभी रिएक्टिव क्या होगा? एसिड हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, एसिड एनाहाइड्राइड से एसिड एनाहाइड्राइड रिएक्टिव होगा, एस्टर से एस्टर रिएक्टिव होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्टिव होगा अमाइड्स। सही है। अभी देखो लेस स्टेबल चीज़ मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो सकती है। सही है। अभी एसिड हैलाइड अनस्टेबल है, ये एसिड एनाहाइड्राइड के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है, एस्टर के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है, अमाइड के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। अभी अमाइड क्या है? अमाइड यहाँ पर जो अमाइड है ना, अमाइड अनस्टेबल तो अमाइड कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में तब्दील नहीं हो सकता, एस्टर में तब्दील नहीं हो सकता, एसिड एनाहाइड्राइड में तब्दील नहीं हो सकता, क्योंकि अनस्टेबल स्टेबल में तब्दील नहीं हो सकता। सही है। हाँ, अगर आप अमाइड को मिसाल स्ट्रॉन्ग हीट करें, स्ट्रॉन्ग और कैटालिस्ट वगैरह ले लें, फिर अमाइड तब्दील हो सकता है, एस्टर में भी, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी, एसिड एनाहाइड्राइड में भी वैसे तब्दील नहीं हो सकता। अभी एसिड एनाहाइड्राइड क्या है? लेस स्टेबल है, और अमाइड क्या है? मोर स्टेबल है। अभी एसिड हैलाइड इन सब में तब्दील हो सकता है, लेकिन अमाइड कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एसिड एनाहाइड्राइड के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता। क्योंकि वो क्योंकि अमाइड जो है, अमाइड क्या है? अमाइड मोर स्टेबल है। अमाइड मोर स्टेबल है तो वो लेस रिएक्टिव है, तो वो कभी भी, जब मोर स्टेबल चीज़ कभी भी लेस स्टेबल चीज़ में कन्वर्ट नहीं होती। सही। अभी एसिड एनाहाइड्राइड एस्टर में कन्वर्ट हो सकता है। सही है, क्योंकि एसिड एनाहाइड्राइड क्या है? लेस स्टेबल है, और एस्टर मोर स्टेबल है। अभी अभी क्या है? एस्टर को आप एसिड एनाहाइड्राइड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि एस्टर मोर स्टेबल है। मिसाल मिसाल जब आप मिसाल पीछे वाले मिसाल जो आगे वाले पीछे वाले में तब्दील नहीं हो सकते। जो पहले वाले हैं जो पहले वाले हैं वो अगले वाले में तब्दील हो सकते हैं। सही। मिसाल जो बैक वाले हैं, जो मिसाल बैक पर आते हैं, वो फ्रंट वाले में तब्दील हो सकते हैं। जो फ्रंट वाले हैं वो बैक वाले में तब्दील नहीं हो सकते। इस तरह से याद रखिए। अभी अगर ओके एसिड एनाहाइड्राइड एस्टर के अंदर तब्दील हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन एस्टर एसिड एनाहाइड्राइड के अंदर तब्दील नहीं हो सकता। लेकिन ना एक वो अलग बात है, अगर आप उसको मुख्तलिफ कंडीशन दे तो फिर तो हो सकता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन के अंदर नहीं हो सकता। अभी देखो एसिड एनाहाइड्राइड, देखो एसिड एनाहाइड्राइड जो मैं एस्टर के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, एसिड एनाहाइड्राइड के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, अमाइड के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। सही है। अभी देखो क्या कहते हैं ये। अभी देखो एसिड हैलाइड का फार्मूला आपको, जनरल फार्मूला आपको याद होना चाहिए, R≡CH2। सी कन्वर्ट किसके अंदर करना है? अगर आपको टीचर कहे कि एस्टर के अंदर कन्वर्ट करो, तो यहाँ पर क्या करो? OH को छुपाओ। जब OH को आप छुपाओगे, यहाँ पर फार्मूला लिखो, एस्टर का फार्मूला लिखो। सी एस्टर का जनरल फार्मूला के R≡OR, ये तो आपको पता है। अभी आप यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड हैलाइड को देखो, R≡OX को देखो, और R≡OX को देखो, और R≡OR एस्टर को देखो ना, ये दोनों एक प्रोडक्ट साइड पर लिखो, एक रिएक्टेंट साइड पर लिखो ना। अभी आप यहाँ पर सोचो कि वो कौन सा कंपाउंड है कि इसके अंदर मैं ऐड करूँ और वो मुझे एस्टर दे दे। अभी आप सोचो, अभी मिसाल R≡O और R≡O ये एस्टर के अंदर भी सेम है, और एसिड हैलाइड के अंदर भी सेम है। जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है? एसिड हैलाइड के अंदर X आ रहा है और इसके अंदर OR आ रहा है, तो हमें OR इसके अंदर ऐड करना है। और हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं? और जब हम अल्कोहल ले लें, ROH ले लें, ROH क्या करेगा? H के साथ मिलकर HCl बनाएगा, और OR के साथ मिलकर एस्टर बना देगा। इस तरह से करो ना। अभी अगर आपको वो कहे कि एसिड एनाहाइड्राइड बनाओ, सबसे पहले आप क्या करो? एसिड एनाहाइड्राइड का प्रोडक्ट साइड पर फार्मूला लिखो, इसका जो जनरल फार्मूला है वो लिख दो, R≡OOC≡OR। सी बनाना किससे? एसिड हैलाइड से बनाना है, तो एसिड हैलाइड तो आप लिख दो। ये दोनों चीज़ें तो उसने दी होंगी कि भाई मैंने एसिड हैलाइड को एसिड एनाहाइड्राइड में कन्वर्ट करना है, मैं क्या यूज़ कर लूँ? वो जो मेन चीज़ है ना, वो आपको बताया कि वो क्या यूज़ करूँ, वो अपने ढूंढना है। अभी देखो यहाँ पर देखो, एसिड हैलाइड के अंदर जो R≡O है, और जो एसिड एनाहाइड्राइड के अंदर R≡O है, वो तो सेम है। सही है। सही है। अभी मैं कौन सा चीज़ ले लूँ कि वो मुझे अभी जो फ़र्क आ रहा है ना, एसिड हैलाइड के अंदर X है, और उसके बाद OCO है एसिड एनाहाइड्राइड के अंदर। अभी मैं अगर मैं कौन सी चीज़ जो ढूंढूँ जो उसके साथ लग कर, एसिड हैलाइड के साथ लग कर मुझे एसिड एनाहाइड्राइड दे दे, इस तरह से एक एसिड एनाहाइड्राइड दे दे। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का H क्या करेगा? X के साथ मिलकर HX बनाएगा, और जो बाकी O है OCO मुझे क्या देगा? एसिड एनाहाइड्राइड देगा। इस तरह से ना, इसको अपन इस तरह ट्रिक यूज़ करना है, इस रिएक्शन को अपन इस तरह से करना है। अभी अमाइड की फॉर्मेशन किस तरह से मैं करूँगा? किससे?
एसिड एसिड हैलाइड से मैं अमाइड फॉर्मेशन किस तरह से करूँगा। सबसे पहले मैंने वही ट्रिक का फिर बताया कि एसिड हैलाइड का फार्मूला लिखो, RC डबल बॉन्ड O X लिखो, उससे ये राइट हैंड साइड पर लिखो, और जो चीज़ आपसे वो क्वेश्चन में डिमांड करे किस चीज़ को बनाओ, उस चीज़ का फार्मूला क्या करो, प्रोडक्ट साइड पर लिखो। अमाइड का फार्मूला क्या है, RC डबल बॉन्ड O NH2, ये फार्मूला लिखो। अभी देखो एसिड हैलाइड का जो देखो RC डबल बॉन्ड O और अमाइड का RC डबल बॉन्ड O ये सेम। अभी यहाँ पर X आ रहा है और अमाइड के अंदर NH2 आ रहा है, तो कि एक डिफरेंस यहाँ पर आ रही है। जब डिफरेंस है अभी अभी X को हम लोगों ने ख़त्म करा है, उसकी जगह हम लोगों ने NH2 लगाना है। अभी अगर मैं इसको जगह NH2 लगाऊँ तो मैं अगर NH3 उठा लूँ, अगर मैं NH3 उठा लूँ, NH3 क्या करेगा, 2 NH3 उठा लूँ, एक NH2 तो आ जाएगा, एक साथ लग करके RC डबल बॉन्ड NH2 देगा, बाकी क्या है NH4Cl दे देगा। सही। अभी अगर मैंने एसिड हैलाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड का कन्वर्ट करना, तब मैं क्या करूँगा, वही फार्मूला है। एसिड हैलाइड को क्या करो, सबसे पहले को RC डबल बॉन्ड O X का को लिखो, और जो चीज़ आपसे मांग रहे हैं प्रोडक्ट कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करो, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी जनरल फार्मूला लिख दो, RC डबल बॉन्ड O H को भी लिख दो। अभी RC डबल बॉन्ड एसिड हैलाइड का और RC डबल बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड का ये सेम है। अभी वो कौन सा कंपाउंड मैं लूँ कि यार इस X को हटाएं और यहाँ पर हमें OH दे दे, ताकि इसे कार्बोक्सिलिक एसिड बन सके। अब अभी अगर मैं वाटर ले लूँ, HOH ले लूँ, HOH क्या करेगा, X के साथ X को निकाल देगा, HX बना देगा, और OH के अंदर ऐड होकर क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। सही है। इसको अपने इस तरह ट्रिक्स यूज़ करना है। अभी एसिड एनहाइड्राइड, अभी देखो एसिड एनहाइड्राइड जो है ना, वो एस्टर में कन्वर्ट हो सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकते हैं, अमाइड में कन्वर्ट हो सकते हैं। अभी एसिड हैलाइड को आप एसिड एनहाइड्राइड को आप एसिड हैलाइड में नहीं कन्वर्ट कर सकते, क्योंकि एसिड एनहाइड्राइड ज़्यादा स्टेबल है और एसिड हैलाइड जो वो लेस स्टेबल है। ज़्यादा स्टेबल चीज़ कभी भी लेस स्टेबल चीज़ में कन्वर्ट नहीं होती। एसिड हैलाइड कभी भी किस में कन्वर्ट नहीं होती, चेंज नहीं होती। एसिड एनहाइड्राइड कभी भी एसिड हैलाइड में कन्वर्ट नहीं होती। अभी इसे कहते हैं कि एसिड एनहाइड्राइड को कन्वर्ट कर दो एस्टर में, वही सेम वो ट्रिक यूज़ करो। एसिड एनहाइड्राइड का फार्मूला रिएक्शन साइड पर लिखो, जो चीज़ आपसे मांग रहे हैं एस्टर मांग रहे हैं, तो उसको क्या करो, प्रोडक्ट साइड पर लिखो। प्रोडक्ट साइड पर आपने लिखा एस्टर, RC डबल बॉन्ड O एस्टर का सेम है, और RC डबल बॉन्ड O एसिड एनहाइड्राइड इनका सेम है। जो डिफरेंस आ रहे हो किसका आ रहे हैं, डिफरेंस जो आ रहे हैं O के बाद एसिड एनहाइड्राइड के अंदर C डबल बॉन्ड O आ रहे हैं और वहाँ पर सिर्फ R है। हम क्या करेंगे, हम इस C डबल बॉन्ड O R को ख़त्म करेंगे और क्या करेंगे, सिर्फ R लाएंगे। तो अगर हम अल्कोहल ले लें, जब हम अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल क्या करेगा, जब हम OH ले लें, OH क्या करेगा, जो आर क्या करेगा, इस बॉन्ड को टूटेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, आर आ जाएगा, O के साथ लगकर RC डबल बॉन्ड O R दे देगा, और जो OH अल्कोहल का वो इसके साथ मिलकर क्या दे देगा, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। सही। अभी अगर आपने इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के कन्वर्ट करना है, फिर वही सेम प्रोसेस है, वही चीज़ करो, इसके अंदर इतनी चीज़ें नहीं है। तीसरी बात, उसके बाद एस्टर। अभी एस्टर को हमने किस तरह कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, सेम ट्रिक है। कार्बोक्सिलिक एस्टर को लिखो, एस्टर को लिखो C डबल बॉन्ड O R, और वहाँ पर लिखो किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को साइड पर लिखो। जो डिफरेंस आ रहे हैं वो इस चीज़ में आ रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर C के बाद O के बाद R है, वहाँ पर H। तो अब क्या करो, HO, तो आप देखो कि कौन सा कंपाउंड इसके अंदर फिट होगा, केमिकल ऐड करो, वाटर ऐड करो। वाटर जो आप ऐड करोगी तो क्या क्या वाटर आ जाएगा, O के साथ लगकर OH बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और आपको अल्कोहल दे देगा। सही है। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड को अमाइड में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, वो तो भी मैंने वो भी इसी वही ट्रिक यूज़ करो। अभी कहते हैं कि अभी एस्टर, कहते हैं कि एस्टर जो एसिड हैलाइड में कन्वर्ट नहीं होते हैं, एसिड एनहाइड्राइड में कन्वर्ट नहीं होते हैं ना। मैंने कहा कि आगे वाले जो है ना, वो पीछे वाले में कन्वर्ट नहीं होते, क्योंकि वो लेस स्टेबल होते हैं। अभी अमाइड जो है ना, अमाइड जो वो है ना, एसिड हैलाइड में कन्वर्ट होता है ना, एसिड एनहाइड्राइड में कन्वर्ट होता है ना, एस्टर में कन्वर्ट होता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। हाँ, अगर आप उसको ज़्यादा टेम्परेचर दे दो, ज़्यादा प्रेशर दे दो, उसके मुख्तलिफ कैटलिस्ट दे दो, बाय फोर्स वो कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन सेम कंडीशन पर नहीं हो सकता। और जिस तरह से मैंने अभी आपको कि भाई आपने तो कहा कि अमाइड को तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कंडीशन है इसको हार्श कंडीशन में नहीं रखा है ना, इसको मैंने डिफरेंट कंडीशन दे दी, फिर ये चेंज हो गए, वैसे ये चेंज नहीं होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैंने बताई, जो ट्रिक है ना, जो चीज़ आपको दे, मिसाल रिएक्टेंट दे, प्रोडक्ट मांगे, रिएक्टेंट को भी लिखो, प्रोडक्ट का भी जनरल फार्मूला लिख दो, दोनों का जनरल फार्मूला लिख दो। फिर उसके अंदर देखो कि यार भी इसके अंदर मैं कौन सी चीज़ लाऊँ कि उसके अंदर फिट हो जाए और वो बना दे। सही है। उस बाद मैंने आपको एक डायपोल मोमेंट बताया था कि डायपोल मोमेंट को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक आखिरी चैप्टर का वो है, डायपोल मोमेंट केमिकल बॉन्डिंग का। डायपोल मोमेंट क्या कहते हैं, सेपरेशन ऑफ चार्जेस बाय अ बाउंडेड एटम इज कॉल्ड डायपोल एंड मोलिक्यूल्स टू बी हैव डायपोल मोमेंट। तो ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो फार्मूला है QR, क्या है, R डिस्टेंस है किसके दरमियान, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के दरमियान। यहाँ पर जो वेक्टर का जो हेड होगा ना, वो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगा। इसके
डायपोल को हम माइक्रोकुलम में भी इसका जो एसआई यूनिट है माइक्रोकुलम, और इसका जो कॉमन यूनिट है उसका नाम है डीबाई, और इसका जो एक और यूनिट है इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज ECU.cm। सही है। अभी 1 डिवाइस जो कितने माइक्रोकुलम के बराबर है, 1 डिवाइस को 3.336 मतलब 10 माइक्रोकुलम। अभी 1 डिवाइस जो कितना ESU के बराबर है, 1 डिवाइस को 1 मतलब 10 मतलब 10 ESU/cm इसके बराबर है। सही है। अभी देखो तो बॉन्ड मूवमेंट होता है डायपोल मूवमेंट। देखो बॉन्ड की मूवमेंट को हम बॉन्ड मूवमेंट कहते हैं, डायपोल की मूवमेंट को हम बॉन्ड की मूवमेंट को हम मिसाल एच और एच हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है ना, अभी ये बॉन्ड की मूवमेंट को क्या नाम होते हैं, बॉन्ड मूवमेंट। अभी जो होल मॉलिक्यूल है एच जब ये अभी H2 ये जो पूरा मॉलिक्यूल, ये पूरे मॉलिक्यूल की मूवमेंट को क्या नाम थे, डायपोल मूवमेंट से। अभी एच सेल क्या है, अभी एच सेल क्या है, इसका बॉन्ड मोमेंट क्या है 1.03। अगर इसका बॉन्ड मोमेंट ही नहीं तो इसका डायपोल मोमेंट भी इतना होगा। अभी इसको छोड़ लो, अभी इसको अब मैं आखिर में इस चीज़ को समझा दूँगी, जब मैं इसके फैक्टर बताऊँ तो ये आपको खुद समझ आ जाएगा। अभी यहाँ पर उसने क्या करा है, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक बॉन्ड हो, एक मॉलिक्यूल के अंदर, उसका डायपोल मोमेंट भी हुई होगा और उसका बॉन्ड मोमेंट भी होगा। अभी जिस तरह से एच सेल है, अभी एच सेल के अंदर कितने, एच सेल के अंदर एक ही बॉन्ड है। अगर एच सेल के अंदर एक ही बॉन्ड है, अगर उसका डायपोल मोमेंट इसका बॉस का उसने आपको दिया होगा कि भाई एच सेल एक कंपाउंड जिसके अंदर बॉन्ड मोमेंट इतना है, इसका अगर इसका बॉन्ड मोमेंट इतना है तो इसका आप कैलकुलेट करके डायपोल मोमेंट कितना होगा। अभी इसके लिए कोई फार्मूला भी जरूरी नहीं। अगर इसके अंदर एक बॉन्ड है, जितना इसका डायपोल मोमेंट होगा उतना, जितना इसका बॉन्ड मोमेंट होगा उतना इसका डायपोल मोमेंट होगा। सही है। अभी CO के दरमियान CO2 के दरमियान डायपोल मोमेंट कितना है, 0 क्योंकि जो वेक्टर एरो है मैंने कहा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होंगे ना। अभी कार्बन से आप कार्बन से भी एरो ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं, दूसरे कार्बन से भी एरो ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं, तो ये दोनों अपने यहाँ को कैंसिल करके डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। ये एक वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है। डायपोल क्या है, डायपोल एक रिजल्टेंट वेक्टर है। ये कौन सा फैक्टर है जिस पर यू डिपेंड करता है, सबसे पहले क्या है, बाउंड्री एटम। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एलिमेंट के दरमियान ज़्यादा होगा उतना ही डायपोल का ज़्यादा होगा। अभी इस वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको एक जगह क्या है, HF, HCl, HBr, HI, इसके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है सबसे ज़्यादा HF के अंदर है, फिर HCl के अंदर, फिर HBr के अंदर, फिर HI के अंदर। देखिए इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मिसाल इसके अंदर इसका डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है, तो HF का डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा, HCl से HCl का ज़्यादा होगा, HBr का HI से ज़्यादा होगा। ये याद रखें कि डायपोल मोमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की। उसके बाद कहते हैं कि डायपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लोन पेयर के। अभी HF के अंदर कितने लोन पेयर है, 3, वाटर के अंदर कितने, 2, NH3 के अंदर कितने, 1। अभी कहेगा, अभी आपको ये 3 कंपाउंड देंगे और कहे कि भाई किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है, तो आप लोन पेयर देखो, HF के अंदर 3 लोन पेयर है, HF का बॉन्ड मोमेंट ज़्यादा होगा, डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, वाटर के ज़्यादा होगा, अमोनिया से। अभी कहते हैं कि डायपोल मोमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा थीटा का। जितना 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 थीटा ज़्यादा होगा, जितना थीटा ज़्यादा होगा उतना ही डायपोल मोमेंट कम होगा। अभी ये जो और ये एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हम यूज़ करते हैं। अभी देखो ऑर्थो जब ऑर्थो पोजीशन पर एंगल कितना आता है, मिसाल यहाँ पर थीटा कितनी होती है, छोटी होती है, तो मेटा पर क्या होते हैं, थीटा जो है ना वो कुछ ज़्यादा होते हैं और पैरा पर सबसे ज़्यादा होती हैं। तो औरतों को जो डायपोल मोमेंट होगा वो ज़्यादा होगा किससे, और मेटा से, मेटा का ज़्यादा होगा पैरा से। भी अगर चाहे जो भी औरतों पैरा पोजिशन हो उससे हमें फ़र्क नहीं, हमें सिर्फ औरतों पैरा और औरतों मेटा पैरा इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। हम बेसिस और ट्रांस के दरमियान आपको देखते हैं। अभी इस और ट्रांस के अंदर हम देखते हैं ना। अभी देखो 2 CL जो है ना, मैंने कहा एरो क्या करो, एरो को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की तरफ ले जाओ। अभी यहाँ पर कार्बन से भी क्लोरीन की तरफ जा रहे हैं, दूसरे से भी क्लोरीन की तरफ आ रहे हैं, तो ये दोनों कैंसिल करके इसका जो डायपोल मोमेंट है क्या होगा, 0 हो जाएगा। डायपोल मोमेंट को आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर क्या होगा, अभी यहाँ पर डायपोल मोमेंट क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, ये भी एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, अवे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अवे तो जा रहे हैं लेकिन यहाँ पर एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा। तो तो यहाँ पर क्या होगा, डायपोल मोमेंट क्या होगा, इसका कम होगा किससे, ट्रांस से। सही है। अब इसको छोड़िए, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये फजूल, इसके अंदर कोई चीज़ भी नहीं है। उसके बाद पांचवा चीज़ जो है रेगुलर स्ट्रक्चर। रेगुलर स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, रेगुलर स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर और रेगुलर मॉलिक्यूल मैंने पहले बताया कि वो मॉलिक्यूल इसके अंदर कोई लोन पेयर ना हो, इसके अंदर तमाम के तमाम बॉन्ड एटम हो और जहाँ पर साइड के एटम तमाम के तमाम सेम हो। अभी BF3 क्या है, BF3 के अंदर ना लोन पेयर है, तमाम के तमाम बॉन्ड पेयर है, तमाम बॉन्डेड एटम क्या है, सबके सब सेम है। जो बॉन्डेड एटम होते हैं वो जो रेगुलर स्ट्रक्चर होते हैं उसका डायपोल मोमेंट 0 होता है। सही। अभी BF3 को देखो, इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। SO3 को देखो, डायपोल मोमेंट 0 है। CaCl3 को देखो, इसका डायपोल मोमेंट 0 है। सही है।
अभी एप्लीकेशन ऑफ यू हमें क्या बताता है? यू हमें पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल बारे में बताता है। जितना यू ज़्यादा होगा उतना ही पोलरिटी ज़्यादा होगी, जितनी पोलरिटी ज़्यादा होगी उतनी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। अगर यू ज़ीरो हुआ इसका मतलब ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, अगर यू ज़ीरो ना हो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल पोलर है। अब यहाँ पर देखो यू क्या है, अभी देखो सी ओ बॉन्ड तो यहाँ पर पोलर है, लेकिन मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या है, वो नॉन पोलर। सही है। अभी CH4 को देखो, CH4 के अंदर क्या होते हैं, सी क्या, सी के अंदर सी के अंदर चारों साइडेड एटम क्या है, सेम है सर, चारों साइडेड एटम भी सेम है CH4 के अंदर, लेकिन तो कोई लोन पेयर भी नहीं, तो एकदम बॉन्ड पेयर, उसका डाइपोलमेंट जीरो, ये क्या है, ये नॉन पोलर है। अभी CO को देखो, CO को जब आप देखो इसका डाइपोलमेंट जीरो नहीं है, ये स्लाइटली क्या है, डाइपोल है। और उसके बाद ये ट्रिक आप देखें, कहते हैं कि ये हमें आयोनिक या कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में बताता है। ये हम प्रैक्टिकली मालूम कर सकते हैं, इसको हम थ्योरेटिकली मालूम नहीं कर सकते। ये इसका सिर्फ फार्मूला याद रखें कि आयोनिक कैरेक्टर किस तरह से, आयोनिक कैरेक्टर जो यू ऑब्जर्व प्रैक्टिकली, जो आप मिसाल डाइपोलमेंट प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हो, और डिवाइडेड बाय यू आयोनिक, और जो आप थ्योरेटिकली ऑब्जर्व करते हो उसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो आपको आयोनिक कैरेक्टर आ जाएगा। सही है। स्ट्रक्चर है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ये हमें स्ट्रक्चर है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बताता है। अभी देखो कहते हैं कि C डबल बॉन्ड, इसका डाइपोलमेंट क्या है, जीरो, इसका डाइपोलमेंट जीरो, इसका मतलब है कि ये लीनियर है। अभी H2 को देखो, H2 का जो डाइपोलमेंट है वो जीरो नहीं है, H2 का डाइपोलमेंट जीरो नहीं है, इसका मतलब है कि वो लीनियर भी नहीं है। सही है। तो इस तरह से हमें ज्योमेट्री के बारे में बताता है। उसके बाद कहते हैं केमिकल बॉन्ड कम इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस भी कहते हैं कि वो फोर्स अट्रैक्शन जो दो एटम को बॉन्ड करता है, इसे नाम देते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड चार तरह का होता है, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, इस तरह से। अभी कहते हैं कि डाइपोलमेंट, अभी कहते हैं केमिकल बॉन्ड बनते हैं कि टू अचीव द ऑक्टेट या डुप्लेट स्टेट। अभी बहुत ही वजह से बनते हैं कि हम स्टेबिलिटी अचीव कर सकें, कोई एटम लो एनर्जी की तरफ जाएं, वो अपने डुप्लेट ऑक्टेट रूल कंप्लीट करें। अभी ऑक्टेट रूल किसे कहते हैं, ऑक्टेट रूल इसे कहते हैं कि जब टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन, जब कोई अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ले इसे हम नाम देते हैं ऑक्टेट रूल। जब कोई 2 कंप्लीट कर ले उसे हम नाम देते हैं डुप्लेट रूल। भी लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट के इनकम्प्लीट ऑक्टेट, कुछ इनकम्प्लीट ऑक्टेट में होते हैं तभी वो स्टेबल होते हैं। अभी LICL को देख, LICL के अंदर क्या होता है, LI ने क्या किया, अपना डुप्लेट रूल तो उसका जो कंप्लीट है ना इसका जिसका डुप्लेट रूल कंप्लीट, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट तो नहीं है, क्योंकि इसके LI के अंदर, इसके अंदर 2s2, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इसका मतलब इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, लेकिन तब भी ये स्टेबल है। BCl2 के अंदर बेरिलियम देखो तब भी ये स्टेबल, BF3 के अंदर बोरान देखो उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है तब भी ये स्टेबल है, लेकिन इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तब भी स्टेबल है। अभी कहते हैं कि ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इसके अंदर ओड इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी स्टेबल होते हैं। अभी NO2, NO3, Cl2, इस तरह देखिए कुछ चीज़ में अभी कुछ का एक्सपेंडेड ऑक्टेट होता है, मिसाल 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं। ऑक्टेट तो हमें होना चाहिए, ऑक्टेट तो हमने पढ़ा है कि 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं 8 से ज़्यादा होते हैं। PCl5 का आप स्ट्रक्चर देख, फॉस्फोरस के आखिर के इलेक्ट्रॉन के अंदर इसके क्या 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके बाद आयनिक के इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या कर्नल बॉन्ड भी इसे कहते हैं, ये किसे कहते हैं, कि किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एन एंड केटायन, ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है, नॉन रिजिड है, कोई परसेंट 100% आयनिक नहीं होता, कोई बॉन्ड भी देखो कोई बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, ये आपको याद रखना चाहिए। इसके लिए ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है 4 से 4000 किलो जूल पर मोल है। अगर कोई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस 7 से 1.7 से ज़्यादा आया तो कहेंगे कि यार ये बॉन्ड आयोनिक है। सबसे अभी NaCl जो 72% आयोनिक है, और CSF जो 92% आयोनिक है। जो सबसे ज़्यादा आयोनिक कंपाउंड हमारे यूनिवर्स के अंदर मौजूद है, सबसे ज़्यादा आयोनिक है CSF, 92% आयोनिक है। कोई भी कंपाउंड 100% आयोनिक नहीं हो सकता। देखो कोई कंपाउंड 100% आयोनिक नहीं हो सकता, लेकिन कोई कंपाउंड 100% कोवेलेंट हो सकता है। सही है। अभी 100% कोवेलेंट कौन सा होगा, 100% कोवेलेंट बॉन्ड वो होगा जो सेम एटम के दरमियान होगा। अभी H2, अभी HH के दरमियान जो बॉन्ड H2, FF के दरमियान बॉन्ड है, CCl के दरमियान बॉन्ड है, ये जितने भी बॉन्ड सेम होंगे, सेम एटम के दरमियान होंगे, वो 100% कोवेलेंट होंगे। लेकिन जो सेम के अंदर नहीं होंगे वो पार्शली आयोनिक होंगे, पार्शली कोवेलेंट होंगे। सही है। वी कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड 100% कोवेलेंट व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज बिटवीन टू सेम एलिमेंट, जैसे कि HH, FF, CC, जिसके दरमियान इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस 0। उसके बाद बॉन्ड लेंथ के बारे में बताएं कि बॉन्ड लेंथ क्या कहते हैं कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस ऑफ कोवेलेंटली बॉन्ड। देखिए क्या था बॉन्ड रेडियस क्या था, एक एटम के न्यूक्लियस से उसके वैलेंस शेल के दरमियान जो डिस्टेंस था उसे बनाते थे बॉन्ड लेंथ, लेकिन उसे बनाते थे बॉन्ड रेडियस। लेकिन बॉन्ड लेंथ के दो एटम के दरमियान उनके न्यूक्लियस के दरमियान जो स्पेस है उसको बनाते हैं बॉन्ड लेंथ। मिसाल बॉन्ड रेडियस को डबल करो तब भी आपको बॉन्ड लेंथ मिलेगा।
इसका ऐसा यूनिट पिकोमीटर है, इसका यूनिट एंगस्ट्रॉम। इस तरह से इसको हम लोगों ने मालूम किस तरह से एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड से इसको आप अभी इसके अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम के दरमियान ज़्यादा हो, ऐसी बात है बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर बॉन्ड लेंथ जो है वो यूनिवर्सली अगर नंबर ऑफ बॉन्ड जितने ज़्यादा होंगे बॉन्ड लेंथ कम होगा। तीसरी बात कहते हैं कि जितना एस कैरेक्टर जितना किसी कम एलिमेंट के अंदर होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। क्योंकि एस कैरेक्टर जो है एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा, एस कैरेक्टर के ज़्यादा होने से एस कैरेक्टर जो एस सबशेल एस ऑर्बिटल वो एटम अपने आप को बहुत ज़्यादा खींचता है अपनी तरफ। न्यूक्लियस के ऊपर वो फोर्स प्रोटेक्शन ज़्यादा लगाता है। जब न्यूक्लियस फोर्स प्रोटेक्शन ज़्यादा लगाएगा तो बॉन्ड लेंथ भी कम होगा। ये बॉन्ड लेंथ क्या कहते हैं कि बॉन्ड लेंथ इज सम ऑफ कोवेलेंट रेडियस। अभी सीएल का उसने आपको बॉन्ड रेडियस दिया है कि भाई इसका कोवेलेंट रेडियस इतना है, लेकिन अभी इसका आपको कहते हैं कि बॉन्ड लेंथ मुझे बताओ, तो मैंने क्या क्या कहा, अभी इसका कोवेलेंट रेडियस के इसको कोवेलेंट रेडियस को जमा कर दो एंड 99 में 99 जमा कर दो, आपको बॉन्ड लेंथ मिल जाएगा। ये हमेशा ये इस तरह से नहीं होता, लेकिन हाँ हमारे बुक तक ये सही है। अभी अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे एटॉमिक साइज क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। जब डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज़ करेगा तो लाजिम है बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज़ करेगा। जब आप अलोंग द पीरियड जाओगे एटॉमिक साइज कम होगा, जब एटॉमिक साइज कम होगा बॉन्ड लेंथ भी कम होगा। इस पोलराइजेबिलिटी को, इस चीज़ को मैं आपको उसमें समझाऊंगा, क्या कहते हैं, एक टॉपिक था SNP ब्लॉक, वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। बॉन्ड एनर्जी सीखते हैं, कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड, कहते हैं कि एक मोल सब्सटेंस के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है एक मोल सब्सटेंस के बॉन्ड तोड़ने के लिए, उसे होता है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी उसी बात है, जितने इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ज़्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, जितने बॉन्ड ज़्यादा होंगे बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, जितना आइटम का साइज़ ज़्यादा होगा उतने बॉन्ड एनर्जी कम होगी। सही है। अभी हम इस बॉन्ड एनर्जी को मालूम करते हैं किस तरह से। अभी हम हाइड्रोजन और क्लोरीन लेते हैं। अभी हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के एक मोल की जो हाइड्रोजन की जो एक मोल की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या, जो बॉन्ड एनर्जी वो कितनी है 436 किलो जूल पर मोल, और क्लोरीन की एक मोल की बॉन्ड एनर्जी कितनी है वो इतनी है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एक मॉलिक्यूल की मालूम करना चाहते हैं। लाजिम जब हम एक मॉलिक्यूल की मालूम करना चाहते हैं तो 436 को हम क्या करेंगे, तो 436 को हम क्या करेंगे एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। जब हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें ये वैल्यू हो जाएंगी। अभी अगर हमें एक एटम की फाइंड आउट करनी चाहिए तो जो वैल्यू हमें ऊपर आई से जो वैल्यू हमें जब हमने बॉन्ड एनर्जी को जब हमने एक मॉलिक्यूल के एक एटम के लिए मालूम करते हैं तो लाजिम बात है उस जो मॉलिक्यूल के अंदर आपके लिए आपने निकाली वीडियो में वाले मॉलिक्यूल के अंदर आपने किस तरह निकाली, आपने एक मोल किसी कंपाउंड की जो एनर्जी थी उसको अपने एवोगैड्रो नंबर पर डिवाइड किया था, आपको एक मॉलिक्यूल की निकल आ गई। जब आप एक मॉलिक्यूल की निकल आ जाएगी और उस एक मॉलिक्यूल को फिर आप क्या करो, उस एक मॉलिक्यूल को डिवाइड कर दो किससे 2 से, तो आपको एक एटम की आ जाएगी। तो हाइड्रोजन एटम की भी आ जाएगी और क्लोरीन एटम की भी आ जाएगी। तो इन दोनों को ऐड कर दो, आपको क्या आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ HCl आ जाएगी। इसकी क्या है कैलकुलेटेड वैल्यू है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू इसकी 431 किलो जूल पर मोल। ये क्यों डिफरेंस आ रही है, ये डिफरेंस के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आ रहा है।